हेलो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, उसको स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की पूरी जो क्रैश कोर्स है, इसमें सारे टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा और इसका जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को वीडियो के साथ मिल जाएगा मेरे ऐप में। तो पहले आप वीडियो देखिए, उसके बगल में उसका पीडीएफ रखिए, वीडियो से पीडीएफ को समझते रहिए, एग्जैक्टली समझ में आता रहेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? तो देखिए क्या लिखा है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू सब्सटेंस का, मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है ना? whose केमिकल कंपोजिशन आर वेरिड, जिसके केमिकल कंपोजिशन जो होते हैं वो वेरिड होते रहते हैं, मतलब किसी का कम किसी का ज्यादा, है ना। सोल्यूशन कंटेन टू कंपोनेंट्स। इसमें सोल्यूशन में हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। ठीक, हाँ, अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या होता है देखेंगे। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो मास ऑफ द गैस, है ना, किसी भी यूनिट वॉल्यूम में, अगर किसी भी मान लीजिए टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया है ना, और जो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, मान लीजिए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, उसमें जितनी भी गैस डिसॉल्व है, मतलब उस लिक्विड में, उस सोल्यूशन में जितनी भी गैस डिसॉल्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस गैस के प्रेशर के। मतलब जो मास ऑफ द गैस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा के एच इंटू पी। अब के एच क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है। समझ में आ गया क्या? लेकिन एक बात याद रखनी है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अब देखिए मोल फ्रैक्शन, अब ये पेपर में पिछले साल ही आया था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ये रेशियो होता है। क्या होता है? ये रेशियो होता है। किसका? मोल फ्रैक्शन इज ए रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या फिर मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मतलब ए प्लस बी क्या है? सोल्यूशन है। ए क्या है? सॉल्यूट है। बी क्या है? सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ बच्चों, ठीक। तो इस तरह हम लोगों के तीन टॉपिक क्लियर हो गए। देखेंगे बच्चों, जो अगला टॉपिक है वो हम लोग का है मोलरिटी और मोलल्टी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। मोलरिटी की होती क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट जो होंगे जब वो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, याद रखिएगा मोलरिटी में क्या होता है, सॉल्यूट किस में डिसॉल्व होते हैं? सोल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं। किस में डिसॉल्व होते हैं? सोल्यूशन में। तो इसको बोलते हैं क्या? मोलरिटी, है ना। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी, है ना। इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एम और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो है मोलल्टी। क्या है बच्चों? मोलल्टी। मोलल्टी को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। स्मॉल एम से दर्शाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा इसमें क्या होता है? सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है। 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है सॉल्यूट। और मोलल्टी में क्या होता है? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में क्या होता है? सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है क्या? सॉल्यूट, है ना। और इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर किलोग्राम। ठीक है, समझ में आ गया, है ना। तो देखेंगे मोलरिटी हो गया, मोलल्टी हो गया। अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसमें क्या है? सॉल्यूट जो है वो सोल्यूशन में डिसॉल्व है। सोल्यूशन में 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैलिटी। और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है ना। इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं, दूसरा डिफरेंस इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर किलोग्राम होती है। ठीक है ना। मोलैरिटी चेंज विथ टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है और इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस। बच्चों अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। राउल्स लॉ क्या है, राउल्स लॉ कहता है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या मोल फ्रैक्शन मतलब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा इस बात का। क्या बोल रहा हूं मैं, राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या हो गया, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन एक्स से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, वेपर प्रेशर के, मतलब पीएस के। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या हो गया कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है बच्चों, ये हो गया राउल्स लॉ। बच्चों मैंने आप लोगों को राउल्स लॉ समझाया, अब राउल्स लॉ का डेरिवेशन क्या है ध्यान से देखेंगे। मैंने बताया कि वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के। तो पी ए इक्वल टू आ गया के इंटू एक्स ए। अब देखिए प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, इसका मतलब इसमें सॉल्यूट नहीं है, सॉल्वेंट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बराबर 1 होता है। तो सर अब यहां पे प्योर सॉल्वेंट मैंने लिख दिया, सॉल्वेंट लिख दिया मतलब सॉल्यूट है नहीं, तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एक्स ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो मैं एक्स ए बराबर क्या कर देता हूं, यहां पे 1 पुट कर देता हूं, तो क्या आ गया, पी ए बराबर के इंटू 1। तो के इंटू 1 आ गया के। अब पी ए को क्या बोलेंगे, बोलेंगे पी ए बराबर पी नॉट ए, क्योंकि इसको बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्योर सॉल्वेंट बोलते हैं नॉट को। अगर नॉट लगा है तो क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट। तो अब पहले ये क्लियर नहीं था लेकिन ये अभी क्लियर हो गया कि प्योर सॉल्वेंट है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया, पी नॉट ए, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, के। अब यही वाली वैल्यू के की वैल्यू उठा के यहां पे रख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखिए पी बराबर क्या लिखा था, के इंटू एक्स ए, अब के की वैल्यू क्या आ गई, पी नॉट ए। तो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। तो एक्स ए की वैल्यू अगर निकालेंगे तो एक्स बी उधर चला गया, 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए की वैल्यू उठा के ये यहां पे रख दिया, तो क्या हो गया, पी ए बराबर पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो पी ए नॉट और पी नॉट ए एक्स बी, इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो पी नॉट ए एक्स बी ये एज इट इज लिखा था और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। पी नॉट ए इधर मल्टीप्लाई में था, इधर चला गया तो डिवाइड में। याद रखिएगा इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो देखिए एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, क्या है ये, सॉल्यूट है। तो एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो ऑलवेज इक्वल टू द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है ना। तो ये प्रूफ करने के लिए आएगा बोर्ड एग्जाम में कि स्टेट राउल्स लॉ को लिखो और ये प्रूफ करो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो इक्वल होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के। आप लोग ये प्रूफ कर देंगे। क्लियर रहा बच्चों, ठीक है। बच्चों जो अगला टॉपिक है वो है डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल का डिफरेंस। ठीक है ना बच्चों। तो देखेंगे आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करे। जो राउल्स लॉ को फॉलो करे वो होगा आइडियल सोल्यूशन, जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे वो होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है ना। राउल्स लॉ को फॉलो करे यानी क्या होगा,
पीए बराबर क्या होगा, एक्स से। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पीए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, पीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आइडियल सोल्यूशन में, मतलब आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, पीए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और इसी प्रकार पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये आइडियल सोल्यूशन है। और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, पी ए डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी एक्स ए, और पी बी बराबर डज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है ना। तो ये राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। दूसरा देखेंगे, इसमें जो चेंज ऑफ एंथैल्पी होगी, है ना, इसमें जो क्या होगी, चेंज ऑफ एंथैल्पी इसकी क्या होगी, जीरो होगी, इसकी क्या होगी, जीरो, और इसकी चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या होगी, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तीसरा क्या है, इसका जो चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, और इसका जो चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस 2023 में पूछ चुका है, 2023 में पूछ चुका है डिफरेंस, कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। अब देखिए, ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल, तो ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है, ये नहीं फॉलो करता। चेंज ऑफ एंथैल्पी जीरो होती है, चेंज ऑफ एंथैल्पी डज नॉट इक्वल टू जीरो होती है, और चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है। मतलब इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, उसमें चेंज ऑफ वॉल्यूम डज नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल जीरो नहीं होता। अब देखिए, जब इक्वल नहीं होता मतलब पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, डेल्टा एच क्या होगा, जीरो नहीं है मतलब पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, और डेल्टा भी पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। इसी प्रकार नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव डेविएशन में पीए ग्रेटर देन होगा, ठीक है, पीबी ग्रेटर देन होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव होगी, ठीक है। लेकिन ये निगेटिव डेविएशन में, निगेटिव आइडियल सोल्यूशन दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन होंगी, और निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि पीए क्या होगा, लेस देन होगा, ये भी लेस देन होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो इस तरह दो डिफरेंस क्लियर हो गए, पहला डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल, और दूसरा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन निगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर हुआ बच्चों? बच्चों जो अगला टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन की वो फिजिकल मतलब प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी सोल्यूशन की वो फिजिकल मतलब प्रॉपर्टी जो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है ना, मतलब सोल्यूशन के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है और सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, मतलब लेकिन सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, वो कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है किसी भी सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, है ना, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे लेकिन उसके नेचर पे डिपेंड ना करे, उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो चार टाइप की होती है, कौन कौन सी, पहला होता है, पहली कौन सी है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। पहला क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरी क्या होती है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। और चौथा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ध्यान से देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है, पहली होती है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिस्पर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, अब हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को समझते जाएंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। हाँ बच्चों देखेंगे इसमें क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर था इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था राउल्स लॉ में, हम लोगों ने राउल्स लॉ में डिस्कस कर लिया था, है ना। राउल्स लॉ में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा एक्स बी बराबर क्या था, पी ए माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए, ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है ना। तो इसका ही प्रूफ पूछता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि मैंने पीछे अभी पढ़ा दिया है ना, राउल्स लॉ में। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, क्या ध्यान से देखेंगे, अगला हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, व्हेन वी एडेड
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl में वोलेटाइल सॉल्वेंट ये जैसे वाटर को ऐड कर दिया जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ गया? जब किसी व्हेन वी एडेड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl में वोलेटाइल वाटर को ऐड कर दिया जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl में वाटर को ऐड कर दिया जाता है, वोलेटाइल वाटर को ऐड कर दिया जाता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, डेल्टा टीबी। अब देखेंगे डेल्टा टीबी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलल्टी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मोलल्टी के, है ना। तो जब इसका प्रोपोर्शन हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आ जाएगा केबी इंटू एम। केबी क्या है, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। क्या है ये, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला पढ़ा था स्मॉल एम, आप लोगों ने मोलल्टी में पढ़ा होगा। मोलल्टी के मैंने अभी पढ़ाया था तो उसमें मैंने डिस्कस किया था क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये स्मॉल एम का फॉर्मूला होता है। स्मॉल एम बराबर होता है W इंटू 1000, ये मोलल्टी है, याद रखिएगा बच्चों, ये क्या है, मोलल्टी। तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ठीक है ना। अब ये मोलल्टी की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम। क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर मुझे KB की वैल्यू निकालना है तो KB को एज इट इज लिखा रहने दें, इस वैल्यू को ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इंटू MB इंटू WA अपॉन WB इंटू 1000, ये आ गया। याद रखिएगा इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ चुका है, डायरेक्ट, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इस तरह क्या पढ़ लिया है ना। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl में वोलेटाइल वाटर को ऐड कर दिया जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इसको डेल्टा TB से प्रेजेंट करते हैं। जो डेल्टा TB होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलल्टी के, है ना। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू हो गया KB इंटू एम। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे मोलल्टी की वैल्यू मैंने उठा के पुट कर दी और KB का डेरिवेशन मैंने निकाल लिया, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, हाँ। देखेंगे बच्चों की अगला टॉपिक क्या है, डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ध्यान से देखेंगे, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl में किसी वोलेटाइल वाटर को ऐड कर दिया जाता है तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, क्या होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं डेल्टा TF, है ना। पहले मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। हाँ, जो डेल्टा TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl में किसी वोलेटाइल वाटर को ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसको डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। मात्र अंतर ये है बच्चों, यहां पे B लिखा है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है और यहां पे F है क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। बाकी सेम डेरिवेशन है। तो जैसे यहां पे डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू M हुआ था तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा F प्रोपोर्शनल टू M। तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू KB की जगह क्या हो जाएगा, KF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KF हो जाएगा। इसको फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट बोलते हैं। बाकी यहां पे M मोलल्टी ही लिखा हुआ है। डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू M यानी मोलल्टी के होता है। तो डेल्टा TF बराबर क्या हो गया, KF इंटू M हो गया। अब देखिए मोलल्टी की वैल्यू क्या थी, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अब मैं ये पढ़ाने नहीं जाऊंगा कि मोलल्टी में ये क्या है, ये क्या है। जब मैं आपको PDF में नोट्स दूंगा तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी क्रैश कोर्स है, मुझे स्पीड से खत्म करना है पूरा सिलेबस, ताकि आप लोग जल्दी से इसका 2 से 3 बार वीडियो देख के इसका रिवीजन कर सके, ठीक है ना। तो MB की वैल्यू उठा के, मतलब मोलल्टी की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दिया तो देखेंगे डेल्टा TB नहीं होगा, डेल्टा TF, और यहां पे हो जाएगा KF। WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। KF की वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यू ऊपर चली गई तो डेल्टा TF यहां पे हो जाएगा KF इंटू MB इंटू WA अपॉन MB इंटू WA अपॉन WB इंटू 1000, ठीक है ना। तो पूरा डेरिवेशन, पूरा का पूरा डेरिवेशन क्या है, कॉपी है। मात्र डेल्टा TB की जगह मुझे क्या करना है, डेल्टा
डेल्टा एफ करना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। यानी ध्यान से देखिएगा, जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, पहले मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको, क्या होता है ध्यान से देखिएगा। देखिए जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से पास होना, कहां से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होना। जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है ना, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और यहीं से आया है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर विच आर एक्सटेंड द सरफेस of solution for stopping the osmosis is called the osmotic pressure। मतलब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर जो सरफेस में लगे, सरफेस वो मतलब सरफेस पे वो मिनिमम अमाउंट लगे जिसके कारण क्या हो जाए, जिसके कारण सॉल्वेंट का मतलब मूवमेंट क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। उस प्रेशर को बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या सबको समझ में आ गया, क्लियर है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए बाकी इसमें बर्कले एंड हार्टले प्रोसेस है वो हट चुकी है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। हाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं दो तीन चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। ये एक फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ बराबर सॉरी क्या है, के एफ बराबर क्या होता है, डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी इंटू, सॉरी गलत हो गया, डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए होगा, यहां पे क्या होगा, डब्ल्यू ए और एम बी इंटू 1000। एक ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। और इसी तरह क्या काहे का फॉर्मूला हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का, काहे का हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का। तो उसमें क्या लिखेंगे, के बी बराबर हो गया डेल्टा टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1000। इन दोनों से न्यूमेरिकल आएगा, इन दोनों से न्यूमेरिकल आएगा। इजी न्यूमेरिकल है ना, इजी न्यूमेरिकल है। और ऑस्मोटिक प्रेशर से एक न्यूमेरिकल आता है, किससे आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से आता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा जरूर से, ताकि आप लोग कर सकें इसको, ठीक है। हाँ अब देखेंगे, हाँ एक और रिलेशन मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर का। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा आइडियल इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आप लोगों ने, एनआरटी। क्या पढ़ा है यहाँ पे बच्चों, एनआरटी पढ़ा है, एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी इंटू आर टी। एन अपॉन वी को बोलते हैं कंसंट्रेशन यानी सी, तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी आर टी, ठीक है ना, सी आर टी। यहां पे जो प्रेशर होगा उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, सी आर टी। सी क्या है, कंसंट्रेशन है, क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन। अब सोच लो मोलर कंसंट्रेशन है, क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। अब इस टॉपिक से ध्यान से देखिएगा, 2013, 16 और 22 तीनों में न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, सिर्फ सिंगल इस टॉपिक से, यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए, ठीक है ना। जरूर ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ थ्योरी के भरोसे ना रहिएगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी वाले लगा लो भैया, लगा लो, ठीक है।
तो इस तरह बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, हम लोग अगले चैप्टर में चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।